नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस वादे पर घमासान छिड़ गया है जिसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। राज्य में प्रचार कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली की जय बोलने वालों को ताले में रखना चाहती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई का घोषणा पत्र है। मतदान से केवल एक सप्ताह पहले बजरंग दल को लेकर हो रहा यह हंगामा राज्य में ध्रुवीकरण के प्रयासों को तेज करने के तौर पर देखा जा रहा है। पूरा विवाद क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें ऐसे कई वादे किए गए हैं जिन्हें लेकर बीजेपी ने एतराज किया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा एतराज बजरंग दल को लेकर किए गए वादे पर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जाति या धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। कानून और संविधान सर्वोच्च है, यह कांग्रेस पार्टी का कहना है। इस घोषणा पत्र में आगे लिखा गया है कि बजरंग दल पीएफआई जैसे संगठनों का इनका उल्लंघन नहीं करने दिया जा सकता है। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों में शत्रुता और नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आगे लिखा है कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई होगी जिसमें प्रतिबंध भी शामिल है। कांग्रेस ने इसके अलावा भी बीजेपी सरकार के कई फैसलों और कानूनों को पलटने की बात कही है जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। लेकिन बजरंग दल क्या है जिस पर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है? दरअसल यह विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। अयोध्या आंदोलन के दौरान बजरंग दल का गठन किया गया था। यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। बाबरी विध्वंस के बाद बजरंग दल पर भी आरएसएस वीएचपी की तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल लंबे समय से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते आए हैं। वहीं पीएफआई जिसको लेकर के तुलना की गई है बजरंग दल से, वो क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2006 में 3 संगठनों को मिलाकर पीएफआई बनाया गया था। कुछ सदस्यों के प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के साथ रिश्तों का भी आरोप है और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में केंद्र सरकार ने पिछले साल इस पर पाबंदी लगा दी थी। देश भर में पीएफआई के सदस्यों की इसके बाद गिरफ्तारी भी की गई थी। और इसी तरह से जो बात हो रही कि क्या कर्नाटक में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कर्नाटक के चुनावी माहौल को गरमा रहे हैं? बीजेपी का वादा समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करना, यह कल घोषणा पत्र में बीजेपी ने ऐलान किया है। इसी के साथ मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है बीजेपी ने, इसका भी जिक्र किया गया। मुस्लिम आरक्षण को 2-2% वोकालिंगा और लिंगायत में बांट दिया गया है। बीजेपी बार बार इसका जिक्र कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई और बजरंग दल पर बैन करने की बात कही है। इसी के साथ कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर का भी दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो ये बिगड़ जाएगा। और वहीं आज पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा भी अपने भाषणों में उठाया है और साथ ही बीजेपी धर्मांतरण रोकथाम के लिए और साथ ही गो हत्या के खिलाफ कानून का जिक्र भी बार बार अपनी उपलब्धि के तौर पर कर रही है और साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो कर्नाटक के चुनाव के माहौल को गरमा रही हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक के होसपेट में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा पत्र आया है कांग्रेस का और जिस तरह से बजरंग दल को लेकर के बात की गई है उसका जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले भगवान राम को कांग्रेस पार्टी ने ताले में बंद किया और अब कांग्रेस बजरंग बली की जय बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रही है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है।
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के अपने वादे पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने इस पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। Sir, how confident are you to form the government here? 200%, not 100%. But here, sir, you have equated the Bajrang Dal with the PFI. I don't want to comment. Let the public comment on that. और हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवई हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए। निहाल, ये जो मुद्दा उठा है इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, तो आखिरकार ये मुद्दा जो है ध्रुवीकरण के जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये कितना असर जनता के ऊपर डालेंगे और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं कर्नाटक के जहां पर कि इन मुद्दों का असर हो सकता है? देखिए, ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से हो रही है। दोनों के मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो दोनों में कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं जो सीधे तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ जाती हुई दिखती है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि जितने भी कुछ गैर ज़रूरी फैसले लिए गए हैं जिसको वो पलटेंगे। ये गैर ज़रूरी फैसले कौन हैं? ये फैसले बात कही जा रही है एंटी कन्वर्जन धर्मांतरण रोकथाम कानून, उसको बदलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को भव्यता दी जाएगी, उनका जो जन्म स्थान है हॉस्पिटल में। साथ ही साथ राम मंदिर है यहाँ पे, उसको भव्यता दी जाएगी। और जो मुस्लिम रिजर्वेशन 4% ख़त्म किया गया है और वो वक्कलिगा और लिंगायतों के बीच बांटा गया है, उसको वो अपनी एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 4% रिजर्वेशन को वापस करेगी, मुसलमानों को दोबारा देगी और साथ ही साथ रिजर्वेशन 50% नहीं होगा बल्कि 75% तक इसको ले जाया जाएगा। जब मैंने इस बारे में पूछा तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि कुछ संवैधानिक प्रावधान है, उसके तहत ऐसा हो सकता है। तमिलनाडु ने रिजर्वेशन का जो प्रतिशत है वो 69 तक बढ़ाया है। लेकिन अखिलेश जी, इन सब चीज़ों के बीच में आप देखिए कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश साफ तौर पर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं यहाँ पे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। हम जब गए थे गांव में तो वहाँ हमने देखा कि लोग महंगाई से परेशान हैं और महंगाई के बारे में चाहे वो जेडीएस हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों में से कोई भी बात नहीं कर रही है। सिर्फ लोक लुभावने वादे और ध्रुवीकरण का प्रयास। तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं निहाल, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर किस तरह की राजनीति चलती है और जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इसमें कामयाबी मिल सकती है? देखिए, जो तटीय कर्नाटक है, कोस्टल कर्नाटक है, वहाँ 19 सीटें हैं और 3 जिलों में, और यहाँ जो 19 सीटें हैं इस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा कि जब चर्च पे हमले हुए उस वक्त जो परिणाम आए उसके फौरन बाद विधानसभा चुनावों के, और फिर जब पब पे हमला हुआ उसके बाद जो विधानसभा चुनावों के परिणाम आए बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। यानी ये जो तटीय कर्नाटक है वहाँ इसका सीधा असर पड़ेगा। इसका असर आपको बेंगलुरु शहर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों पे, आप कह सकते हैं कि 12 से 15 विधानसभा क्षेत्रों पे 28 में से, मैं बृहत बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेंगलुरु शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ 28 सीटें हैं। इसमें से 12 से 15 सीटों पे इसका असर पड़ सकता है, खास करके दक्षिणी बेंगलुरु, दक्षिणी पूर्वी बेंगलुरु जो है उन इलाकों पे इसका असर पड़ेगा जहाँ बीजेपी का काफ़ी दबदबा है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की ध्रुवीकरण की जो कोशिश है वो बीजेपी को फायदा पहुँचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और आज जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया है इसमें सामाजिक न्याय के एजेंडे को भी कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है और कर्नाटक में कई वादे किए हैं। इसमें आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करना और सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी करना भी शामिल है। इसके अलावा गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये भी कांग्रेस पार्टी की ओर से गारंटी दी गई है। बीपीएल परिवार को हर सदस्य को 10 किलो चावल हर महीने दिया जाएगा, ये दूसरी गारंटी है। इसके साथ ही 1 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। एक तीसरी गारंटी है परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये महीने देने का, साथ ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देना, ये चौथी गारंटी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और 5वीं गारंटी है बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये महीने 2 साल तक देने के लिए और बेरोजगार डिप्लोमा धारक को
2 साल तक 1,500 रुपये महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी अगर वो सत्ता में आते हैं तो। कांग्रेस को किसानों को 3 से 10 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री लोन भी देने का वादा किया गया है। फसल नुकसान भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए ये भी एक बजट में प्रावधान किया गया है। नारियल किसानों के लिए तथा अन्य के लिए एमएसपी तय की जाएगी। दूध पर सब्सिडी 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने का कांग्रेस ने वादा किया है। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त दिया जाएगा, यही वादा बीजेपी ने भी किया है। 2006 के बाद से जो सरकारी कर्मचारी आए हैं उनको ओपीएस देने पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कांग्रेस करेगी। 25,000 प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं अस्थायी हैं उनको नियमित किया जाएगा। जो पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी करते हैं उनको 5,000 रुपये महीने का भत्ता भी देने का वादा किया गया है बीजेपी की ओर से। तो ये सारे कांग्रेस की ओर से तो ये सारे वादे हैं जो आज कांग्रेस ने अपनी ओर से किए हैं। लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने का जो कांग्रेस का वादा है उसको लेकर के सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। और साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रैलियां कर रहे हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह से बातचीत में उन्होंने कहा कि महंगाई से लड़ना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पर कानून लाने की भी उन्होंने वकालत की है। कर्नाटक के चुनाव में हैं अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान। लेकिन आज 2 ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका 72nd बर्थडे है और 50 साल हो गए हैं उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। सर, बहुत अनुभव है आपका, एक तो आपका एज और दूसरा 50 साल राजनीति में। कर्नाटक में हम देख रहे हैं और दूसरी जगह भी कि जो राजस्थान में मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, क्या मैं उसको गहलोत मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह सकती हूँ एक तरह से? क्या आपको लग रहा है कि उसकी ब्लूप्रिंट, उसकी छाप कांग्रेस के हर गवर्नमेंट्स में उससे कुछ सीख ली जाएगी? ये देखिए, हमने कोई नवाचार किए हैं, वो दो राय नहीं, और उनकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। चाहे वो हमारी हेल्थ स्कीम हो, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने, और चाहे वो ओपीएस क्यों नहीं हो, कई स्कीम ऐसी है जो और जगह नहीं है। हम तो चाहते हैं हर राज्य में ऐसी स्कीम बने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। आपने गिग वर्कर्स के बारे में सोचा है? शायद ये पहली बार है किसी ने गिग वर्कर्स के बारे में सोचा हो। गिग वर्कर्स नहीं, गिग वर्कर्स का तो हम एक्ट बनाएंगे। अभी हमने वेलफेयर बोर्ड बनाया उनके लिए, तो वो भी एक बड़ा वर्ग हो गया, आज का बड़ा वर्ग हो गया है, उनको राहत कैसे मिले? तो लेकिन आप राजनीति के बहुत अनुभवी हैं। सब लोग वेलफेयर स्कीम्स पे वोट नहीं देते हैं और राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती है, आप सरकार बचा रहे हैं। 30 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। काफी फैक्टर्स हैं, जातिगत फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। तो आपका क्या मंत्र रहेगा सक्सेस का? देखिए, जो गवर्नेंस होती है उसका फर्क तो पड़ता है। मैं मानता हूँ कि खाली कोई स्कीमों की बात नहीं होती है, किस प्रकार इम्प्लीमेंट हो रही है, किस हद तक हो रही है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये धारणा को आप कैसे बदलोगे? बदल जाएगी इस बार जो माहौल दिख रहा पब्लिक के अंदर। हमारी महंगाई राहत कैंप भी बहुत कामयाब हो रहे हैं। 10 स्कीम लेके आए हम लोग, स्कीमें तो हमारी 50 होगी, तो 10 स्कीम हम गारंटी दे रहे हैं उनको, ये हम आपको देंगे। उसका बहुत बड़ा वेलकम हुआ है, बहुत ज्यादा वेलकम हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, आपने थोड़े दिन पहले भी कहा था, क्योंकि आप गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित है, मेरे को मालूम है, कि फॉरगिव एंड फॉरगेट आपने कहा था, और आपने कहा था कि जो लोग मानेसर गए थे उनको मैंने फॉरगिव कर दिया है। अभी मेरे दिमाग में महंगाई की राहत की बात है, चलो कोई बात नहीं है, और मैं चाहूंगा सभी लोग जो है पार्टी में, सभी लोग सिर्फ महंगाई राहत की बात करें, क्योंकि पार्टी का प्रोग्राम है ये। हमसे बात करने के लिए तो अशोक गहलोत हमारे से बात कर रहे थे। कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन के लिए है और उनका बर्थडे भी है, और ऐसा दिन है जहां उन्होंने 50 साल पूरे किए हैं अपने राजनीतिक जीवन के। मैंगलोर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।